हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी 2024, क्लास 12 हिंदी 2024 और 50 नंबर जो है बिल्कुल पक्का होगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 50 नंबर बिल्कुल पक्का होगा। 1 घंटे में पूरी हिंदी खत्म, 1 घंटे में पूरी हिंदी खत्म, 50 नंबर बिल्कुल पक्का। मैराथन क्लास है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कैसा क्लास है? मैराथन क्लास। और 95% मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। और खंड क के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, हम उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें टॉपिक की, तो कौन कौन सी टॉपिक जो है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न जो 5-5 पूछा जाता है, 5 होगा हमारे पास पद से और 5 होगा गद से। जो 5-5 नंबर का यानी कि एक एक बहुविकल्पी 1 नंबर का, यानी कि 10 जो है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, वो भी कितने? 10 नंबर के। पद्यांश पर आधारित जो हमारे पास प्रश्न होगा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, वह 10 नंबर का होगा। ठीक, और गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होगा वह भी हमारे पास क्या होगा? 10 नंबर का होगा। और देखिए, लेखक एवं कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, तो वह देखिए अगर 5-5 नंबर का लेखक का और कवि का जो है नंबर होगा। ठीक, अब देखिए, कथा भारती पर आधारित जो प्रश्न होंगे वह 5 नंबर के होंगे। ठीक, और खंड काव्य पर आधारित जो प्रश्न होगा, ठीक है, ये भी कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का। टोटल हमारे पास 50 नंबर के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम पहले देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न 10, हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, कह रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न पहला दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, तो कह रहा है कि पहला में दे रखा है हिंदी प्रदीप, दूसरा दे रखा है कवि वचन सुधा, तीसरा दिया है आनंद कादम्बिनी, और चौथा हमारे पास दे रखा है क्या? कि ब्राह्मण। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन पहला में दे रखा है कि श्याम सुंदर दास, दूसरा दे रखा है गुलाब राय, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा दे रखा है विद्यानिवास मिश्र। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक है आप लोग समझ में? आइए चलते हम आगे देखेंगे अब तीसरा प्रश्न। तो देखिए, तीसरा प्रश्न में है हमारे पास कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए में अगर बात करें, 1 में तो दे रखा है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा दे रखा है जयशंकर प्रसाद, और तीसरा दे रखा है हमारे पास प्रेमचंद्र, और चौथा दे रखा है चतुरसेन शास्त्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका जो है रंगभूमि उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक, अब चलिए चौथा देखेंगे, कर्मनाशा की हर कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन पहला में दे रखा है शिव प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, काशीनाथ सिंह। तो हमारे पास कौन हो जाएगा करेक्ट आंसर? शिव प्रसाद सिंह। अब देखिए, राष्ट्रकवि का यानी कि राष्ट्र का स्वरूप या राष्ट्रकवि का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, कला और संस्कृति। तो हमारे पास हो जाएगा पृथ्वीपुत्र। अब चलते हैं आगे। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गिरजा कुमार किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? आधुनिक काल। देखिए, अगला दे रखा है कि प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल, सूरदास, तुलसीदास, चंद्रबरदाई। तो हमारे पास कौन है? प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि जो हैं केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है कि लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, अज्ञे। तो करेक्ट आंसर जयशंकर प्रसाद। ठीक है, यहाँ तक आए आप लोग समझ में? आइए चलते हम आगे। देखिए, दे रखा है क्या कि अगला, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? तो प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, या नवम सर्ग, या चतुर्थ सर्ग। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा नवम सर्ग। देखिए, परिवर्तन किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत, निराला, रत्नाकर, धूमिल। तो सुमित्रानंदन
पंत की, जो परिवर्तन है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास दूसरा, उसमें देखिए तीसरा गद्यांश, महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे, जो 5 प्रश्न पूछा जाता है और 5 नंबर का होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करा है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंककर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्योंकि उसे वह याद रखती सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करें इस गद्यांश की, तो यह गद्यांश जो है हमारे पास, देखिए अशोक दे रखा है तो अशोक के फूल, यानी कि हम लोग देख लेंगे पढ़ेंगे गद्यांश, उसमें देखिए अशोक दे रखा है, तो यह जाहिर सी बात है कि अशोक के फूल से जो है यह गद्यांश लिया हुआ है। तो देखिए उसमें पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए या संदर्भ, इसी को हम संदर्भ में लिखेंगे। देखिए यह जो है अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक हैं हमारे पास कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसका अगर हम लिखें प्यारे बच्चों संदर्भ, तो हम हेडिंग डालेंगे क्या कि संदर्भ। ठीक है, देखिए डालेंगे हम हेडिंग संदर्भ। ठीक है, संदर्भ हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गद्य खंड में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, द्वारा रचित अशोक के फूल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अशोक के फूल पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, यही क्या होता है संदर्भ होता है। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। आइए चलते हैं आगे, अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी में पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या हम लिख लेंगे हेडिंग में और करेंगे कि देखिए क्या कह रहा है कि द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं
बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन में स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। देखिए, बदलते समय की दृष्टि से अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यह क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब व्याख्या कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आगे इसमें क्या कराए कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? तो देखिए उत्तर हम लिखेंगे इसका कि अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है। अब चलते हैं हम आगे कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। तो लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह का व्यवहार बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। अब चलिए आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न इसमें देखिए क्या कह रहा है कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सारे संसार को क्या किया गया है कि स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अब देखिए तीसरा में दे रखा है हमारे पास, यानी कि देखेंगे पद्यांश। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पद्यांश पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। पद्यांश पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए क्या करा है कि दिया है कि निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार वह धन्य एक लाल की माई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए जो पद्यांश हमारे पास दे रखा है, ये जो एक कैकेयी अनुपात से ये पद्यांश लिया गया है और मैथिली शरण गुप्त जी इनके क्या हैं? कवि हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में से शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो हम अच्छी तरीके से इसको लिख लेंगे। तो देखिए लिखेंगे क्या? संदर्भ की प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद भाग में संकलित कैकेयी का अनुपात शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। ठीक है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब देखिए रेखांकित अंश किया हुआ है, उसकी हमें करनी है व्याख्या। तो देखिए कि क्या कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो कह रहा है कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सद्गति न पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कारे, जिसे घोर स्वार्थ ने घेरकर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कि अधर्म का आचरण किया। यहाँ तक आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। आइए चलते हैं आगे। इसमें क्या देखेंगे? तीसरा प्रश्न कि इसी में पूछ रहा है कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। तो कहती है कैकेयी कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सद्गति न पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थ यश ऐसा अनुचित कार्य कराए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में। अब देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करते हुए सभा क्या चिल्ला उठी। तो देखिए प्रभु राम के साथ कैकेयी
के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी है कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, सैकड़ों बार क्या है कि धन्य है। यहाँ तक आया आप लोग समझ में? आइए चलते हैं आगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए देखेंगे महत्वपूर्ण लेखक का साहित्यिक परिचय। देखिए महत्वपूर्ण लेखक का साहित्यिक परिचय जो है हमारे पास इस बार जो है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी हैं। उनका हम देखेंगे प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी का जो है साहित्यिक परिचय। तो जीवन परिचय पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा साहित्यिक परिचय भी लिखेंगे, थोड़ा सा जीवन परिचय, थोड़ा सा साहित्यिक परिचय, दोनों को मिलाकर हम लिख देंगे, हमारे पास 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन जो है हमारे पास 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के वेल्लूरपुर जनपद के बत्तुलपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। रेड्डी जी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इनके निर्देश में हिंदी तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ। इनका निधन जो है सन 2005 ईस्वी में हो गया। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जो निधन हो गया सन 2005 ईस्वी में हो गया। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए साहित्यिक परिचय क्या कह रहा है कि राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्यकार के मूर्धन्य समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे कि इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। क्या की है? मलयालम साहित्य की रचना की है। वे आजीवन भाषाई एकता के लिए प्रयासरत रहे। इनके अनेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं आगे। अब देखेंगे कि हिंदी भाषी न होते हुए भी रेड्डी जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं के रूप में जो है अमूल्य निधि सौंपी है। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी हिंदी भाषी नहीं थे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तभी भी उन्होंने क्या किया कि हिंदी को अपनी रचनाओं के रूप में अमूल्य निधि सौंपी है। ठीक, अब देखिए उसमें क्या कर रहा है कि उसके लिए हिंदी साहित्य सदैव उनका जो है रेडी रहेगा, सदैव उनका रेडी रहेगा। देखिए इनकी प्रमुख कृतियां यहाँ रचनाएं निम्नलिखित है। पहला है साहित्य और समाज, दूसरा है मेरे विचार, तीसरा है वैचारिकी शोध और बोध, तेलुगु दारुल, हमारे पास चौथा है तेलुगु दारुल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आया आप लोग समझ में? आइए चलते हैं आगे। देखिए हमने जो है लेखक का साहित्यिक परिचय जो देख लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम कवि का साहित्यिक परिचय। इसमें देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे पास महादेवी वर्मा जी की जो है हमारे पास साहित्यिक परिचय जो है महत्वपूर्ण है क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो देखिए इनका जीवन परिचय देखेंगे तो लिखेंगे क्या कि महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन हमारे पास 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनकी पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था तथा माता का नाम था हेमरानी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है इंदौर और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत में MA करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई।
इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों। और आगे देखिए क्या करा है कि 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जो कब हो गया तो 11 सितंबर 1987 को महादेवी जी का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया, देहावसान हो गया। अब देखिए इनके साहित्यिक परिचय देखेंगे कि महादेवी वर्मा ने मैट्रिक्स उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। करुणा एवं भावुकता उसके व्यक्तित्व में अभिन्न अंग थे। अपनी अंतर्मुखी मनोवृत्ति एवं नारी सुलभ गहरी भावुकता के कारण गहरी उनके रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल तथा मर्मस्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। इनकी काव्य में संगीतात्मकता एवं भाव तीव्रता का सहज स्वाभाविक समावेश हुआ है। इनकी रचनाएं जो हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेक्सपियर पर एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे देखेंगे, इसी में का और पार्ट है थोड़ा सा। तो देखिए कि इसके पश्चात भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1983 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध समालोचकों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा नाम से संबोधित किया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें आधुनिक युग की मीरा नाम से इन्हें संबोधित किया। अब देखेंगे इनकी काव्य कृतियाँ। तो इनकी काव्य कृतियाँ तो लिखेंगे महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। तो निहार यह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। ठीक, रश्मि जो है इसमें आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत है। अगला क्या है, शांत गीत। इसमें इनके श्रृंगार परक गीतों को संकलित किया गया है। यह महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का संग्रह है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। अब चलते हैं इसमें का हम देखेंगे खंड क का लास्ट, और देखिए 5 इसमें का हम देखेंगे खंड क में एक और आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक और लास्ट आएगा खंड काव्य पर आधारित प्रश्न, जो जिला वाइज होता है। ठीक, देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए पंचलाइट कहानी का सारांश, इसमें पूछ रहा है कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। देखिए पंचलाइट कहानी का सारांश, तो हम लिखेंगे क्या कि पंचलाइट कहानी का सारांश फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी पंचलाइट में ग्रामीण अंचल में सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक ताने बाने मुथे परिवेशन का सुंदर चित्रण है। गांव का सामाजिक क्षेत्र टोलों में क्या है प्यारे बच्चों, विभक्त है। महतो टोले में बड़ी बहार छाई है, क्योंकि आज उनके टोले का पंचलाइट आ रहा है। अब देखिए पंचायत के सदस्य पंचलाइट अर्थात पेट्रोमैक्स तथा पूजा की सामग्री इत्यादि तो खरीद लाते हैं, परंतु जब पेट्रोमैक्स को जलाने की बारी आती है तब सबको पता चलता है कि पंचायत के टोलों में किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए क्या करें कि टोले का सारा उत्साह खराब हो जाता है। तभी ग्राम की बाला मुनरी संकेतों द्वारा पंचायत को गोधन का नाम सुझाती है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि गोधन महतो टोली का नवयुवक है जो मुनरी से प्रेम करता है और उसे देखकर सलीमा का गीत गाता है। इसकी शिकायत मुनरी माँ की गुलरी काकी पंचायत से कहती है और उसका हुक्का पानी बंद हो जाता है।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है कि उसका जो है हुक्का पानी बंद हो जाता है। उसके बाद देखिए आगे कि पंचायत अब इस धर्म संकट में झुकने को तैयार हो जाती है और गोधन को पंचायत पंचलाइट जलाने के लिए बुलाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और उसमें देखिए क्या कह रहा है कि गोधन पंचलाइट को जला देता है और महतो टोला पंचलाइट के प्रकाश से महावीर के कीर्तन के साथ उत्सव के रंग में रंग जाते हैं। अब देखिए आगे और क्या कह रहा है कि गोधन और मुनरी एक दूसरे को देखते हैं और प्रेमा विवादन होता है और गुलरी काकी गोधन को भोजन पर आमंत्रित करती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यह देखिए हमारे पास है पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक है, यहाँ तो देखिए जो खंड जो है हमारे पास क, उसमें के जो है हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ तक होते हैं समाप्त। और एक प्रश्न इसमें बचा रहता है प्यारे बच्चों, खंड काव्य पर आधारित जो प्रश्न होता है वह होता है जिला वाइज। जो आप लोग अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, वह आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जिला वाइज होता है। अगर यहाँ तक आप लोगों को आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले प्रश्न की अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।